आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की राजनीतिक विज्ञान की बुक से पार्ट 6 नागरिकता। तो नागरिकता क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। आप सबको जैसे पता है कि नॉर्मल में अगर हम डेफिनेशन दें तो ना एक देश में रहने वाले लोग जिनको अधिकार मिला होता है, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली होती हैं और उनकी सदस्यता उस देश में होती है, तो वह नागरिकता कहलाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी राज्य अथवा देश की सदस्यता को नागरिकता कहलाती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी देश में रहने वाली लोगों की सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। अधिकतर लोकतंत्र में देशों में नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान व आस्था के मतदान में न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति को ये अधिकार हो कि वो मतदान दे सकता है, वह स्वतंत्र है, मजदूरी कर सकता है, वहाँ पर शिक्षा पा सकता है, तो उस देश के उस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है, तभी वह सारे कार्य कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। विदेशी क्या है? जो नागरिक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है या बस जाता है, उसे अस्थायी कहते हैं, जिसे विदेशी के रूप से जाना जाता है। संपूर्ण सदस्यता के अंदर हम देखते हैं, जिस भी नागरिक को उस देश में चाहे कहीं भी रहे, वो पढ़े, काम करे, उसको समान अधिकार मिले, कोई ज़्यादा ऊंच भी नीच ना हो, भेदभाव ना हो, सारी सुविधा का वो लाभ उठा सके, उसे बोलते हैं कि उस नागरिक को उस देश की संपूर्ण नागरिकता प्राप्त है। अब आते हैं प्रवासी के लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए गए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट उतार लो। आप जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, पर मैं इसका पूरा मतलब समझाती हूँ कि प्रवासी क्या होता है। जब कोई एक नागरिक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके बसता है, या एक गांव से छोड़कर दूसरे शहर में जाने की सोचता है, या शहर को छोड़कर वह अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप लेना चाहता है, या फिर बाहर विदेश में काम करना चाहता है, तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। प्रवास एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और कई लोग इसे मजबूरी या फिर ये कह लीजिए आप लोग कि लोगों को अपने कार्य के लिए, या फिर जब लड़कियों का विवाह हो जाता है तब प्रवासी के अंतर्गत वह माने जाते हैं। चाहे वो प्रवास शहर से गांव तक हो, गांव से शहर तक हो, या शहर से अंतर्राष्ट्रीय शहर तक हो, या विदेश तक हो, ये सारे हमारे प्रवास के अंतर्गत आते हैं। अब प्रतिवाद के तरीके पे हम नज़र डालते हैं। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का इस्तेमाल कर, राजनीतिक दलों से अपील कर, या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रतिभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब एक देश में रहने वाले नागरिकों को यह अधिकार है कि वह नागरिक का एक समूह बनाए, उसमें प्रदर्शन करें, मतलब कि हड़ताल वगैरह, ठीक है, और मीडिया का इस्तेमाल करके वो राजनीतिक दलों के खिलाफ या अपने स्वतंत्रता के लिए वह आवाज़ उठा सकता है। समान अधिकार, शहर में अधिक जनसंख्या झोपड़ियों के अवैध कब्जे में भूमि में बसे लोगों की है। ये लोग बहुत काम के हैं, इनके बिना हमारा दिन का कोई गुजारा नहीं हो सकता है, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हों, फेरी वाले हों, घरेलू नौकर हों, या नल ठीक करने वाले हों, तो ये इन सबको भी समान अधिकार का हक बनता है। पर इन लोगों ने बहुत अवैध कब्जा किया हुआ है। अगर हम इसे हटा देंगे तो ये शरणार्थी बन जाएंगे या प्रवासी बन जाएंगे, पर हम ऐसा होने नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग हमारे बहुत काम के होते हैं। यहीं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सरकार स्वयं सेवी संगठनों भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, जिसमें लाखों फुटपाती दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार प्राप्त किया था। अब जैसे कि हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इन लोगों को देश से बाहर ना निकाल कर, इनको प्रवासी ना बना करके सरकार ने 2004 में नीति चलाई थी कि जो भी लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, अपना छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, उनको भी कारोबार चलाने का हक प्रदान हो। नागरिक और राष्ट्रीय। अब नागरिक और राष्ट्रीय हम देखें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पास नागरिक का अस्तित्व जब तक नहीं है जब तक उनके पास एक राष्ट्रीय नहीं है, और राष्ट्रीय का अस्तित्व जब तक नहीं है जब तक उनके पास नागरिक नहीं है। जब एक नागरिक कहीं पे स्थापित होता है और धीरे धीरे करके वह अपने बीवी को, बच्चों को मिलाकर एक जगह रहना स्टार्ट कर देता है, और वहीं पर बहुत सारे लोगों का बसेरा भी हो जाता है, तो वो एक राष्ट्रीय का या एक छोटे गांव का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे करके वह राष्ट्रीय और
धीरे धीरे करके और ज़्यादा बड़ा शहर बन सकता है। अब यही देखते हैं राष्ट्रीय की उत्पत्ति कैसे होती है। राष्ट्रीय की उत्पत्ति की जो मांग है वो इस तरह से की गई है कि अगर कोई राष्ट्रीय बनता है तो उसका अपना एक राष्ट्रीय गान होना चाहिए, अपना एक झंडा होना चाहिए, अपनी एक मुख्य भाषा होनी चाहिए जिसे लोकतंत्र अपनाए, संसद अपनाए, और अपनी मुद्रा भी होनी चाहिए, मतलब उनके पास अपने पैसे भी होने चाहिए जिसकी वजह से वह राष्ट्रीय अपने देश के लिए कार्य कर सकता है। ये सारे जो कार्य होते हैं वो देश के राज्यकृत नागरिकता के लिए किए जाते हैं। इनके लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं, और जब वह शर्तें मान ली जाती हैं या जब उस देश के पास वह सारी चीज़ें होती हैं जो कि संसद की मांग है, तो वह जो जगह है या गांव या टीला आप कह सकते हो, उसे एक राष्ट्र या शहर के नाम पे घोषित कर दिया जाता है। अब राजकृत नागरिकता के तरीके क्या हैं, मतलब एक राज्य के निर्माण के लिए जब एक राज्य का निर्माण होता है तो उसके तरीके क्या क्या हैं, क्या चाहिए हमको। सबसे पहले पंजीकरण, फिर देशीकरण, फिर वंश परंपरा, फिर किसी भूमि क्षेत्र का राज्य क्षेत्र मिलना, मतलब एक व्यक्ति के पास उसकी मुद्रा, उसकी नागरिकता, उसका परिवार और वहाँ की ज़मीन होनी चाहिए, तब जाके वह राष्ट्र अपने अस्तित्व में आता है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता में हमें सभी चीज़ उपलब्ध होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस भी है कि हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध नहीं होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं, वहाँ काम करते हैं या जो नागरिक के लिए आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने के लिए जो शर्त है वो सभी तय करते हैं। अवैध नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतर होता है। मतलब इसमें बोला गया है कि उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जो बाहर से काम के लिए आए हैं, जो अवैध कब्जा हमारे देश पे बना के बैठे हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है विस्थापन के कारण, मतलब अगर लोग शरणार्थी बने हैं या प्रवासी बने हैं तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो जब किसी देश का विस्थापन हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, युद्ध हो, अकाल हो, उत्पीड़न हो, किसी भी कारण से हुआ हो, तो वहाँ के जो देश के लोग होते हैं उनके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई घर बार नहीं होता, तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे शरणार्थी की डेफिनेशन भी दे रखी है, आप चाहे तो यही भी लिख सकते हैं। हमने एक टेबल के ऊपर बात की थी, ऊपर टेबल के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि नागरिक व विदेशी में अंतर क्या है। एक नागरिक कब तक अपने देश को दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। निवास स्थान की वजह से नागरिक अगर अपने देश का है तो वह स्थायी है, पर अगर विदेशी का है तो वह अस्थायी कहलाता है। अधिकार, अपने देश में तो सारे अधिकार, राजनीतिक समानताएं सब मिलते हैं, पर अगर विदेशी है तो उसको सिर्फ सामाजिक अधिकार मिलता है और इसके अलावा कोई अधिकार नहीं मिलता। मनुष्य का कर्तव्य अगर हम अपने देश में हैं तो हमारे सारे कर्तव्य का पालन होगा, हमें सारी चीज़ की छूट दी जाएगी। पर अगर हम दूसरे देश में हैं तो हमें वफादार बन के रहना होगा, क्योंकि हम किसी कार्य के लिए गए हैं वहाँ पे, हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो जो प्रतिबंध होते हैं वो हमारे देश में ही लगाए गए हैं, जैसे घूमने व निवास पर कोई प्रतिबंध हमारे देश में नहीं है, ठीक है। और कई जगह पर हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, हमारे अधिकारों पर भी कई प्रतिबंध हैं, पर वो भी सिर्फ हमारे हित के लिए। और विदेश में हम देखें तो वहाँ पे हर जगह में जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, हर कार्य के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है जो नागरिक अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में गया। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो टेबल एज इट इज़ अपने पेपर में उतार के आ सकते हैं, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हमारे पास आती है नागरिकता के प्रकार। तो जन्मदाता, राज्यकृत, इकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। नागरिकता के प्रकार कौन से होते हैं और नागरिक कब अपने देश का नागरिक कहलाता है? जब उसका जन्म उसी देश में हुआ हो, वह उसी राष्ट्र का हो और उस देश में इकहरी नागरिकता हो, मतलब एक ही सरकार चलती हो, और दूसरा कि नागरिक जब तक उसके पास दोहरी नागरिकता होती है, मतलब एक देश की तथा एक प्रांत की नागरिकता, वो दो देश से डिमांड करता है। अगर समझ लीजिए आप लोग हैं या हम लोग हैं, तो कई लोग गांव के भी हैं और कई लोग शहर में भी हैं, तो हमें अगर हम माना जाए तो अगर शहर से निकाल दिए जाएंगे हम लोग या फिर शहर में कुछ भी हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, तो ये हमारी कहलाती है दोहरी नागरिकता, मतलब दो देशों की नागरिकता हमारे पास है। नागरिकता के प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं?
नागरिकता के प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि विवाह, लंबा निवास, गोद लेना, संपत्ति खरीदना और सरकारी सेवाएं। अगर किसी लड़की का विवाह हो जाता है और वो दूसरे देश में जाके बस जाती है, तो उस देश की नागरिकता उसको प्रदान की जाती है। या फिर कोई व्यक्ति एक जगह पे लंबे समय से रह रहा है, अपने गांव को छोड़ के वो शहर में आ रहा है और शहर में ही बहुत लंबे टाइम से रह रहा है, तो उसको वहाँ की नागरिकता भी मिलती है। गोद लेना, अगर किसी और देश से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाता है, अपने देश में हम उसको रखते हैं, तो भी उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगर हम किसी और देश में अपनी संपत्ति खरीद लेते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो भी हमको उस देश की नागरिकता मिल सकती है। सरकारी सेवा, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पर भी उसको समान रूप से ये सारे नागरिकता के जो रूल रेगुलेशन है वो अपना लिए जाते हैं। नागरिकता त्याग के तरीके। अब हम नागरिकता को कैसे त्याग सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो त्याग पत्र, उस देश को त्याग पत्र, मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे करके हम उस देश की नागरिकता को ठुकरा सकते हैं। दूसरा, विवाह, कि हम एक देश से, अगर मुझे यहाँ नहीं रहना है और मेरा विवाह किसी और देश में हो गया, तो मुझे किसी और देश की नागरिकता मिल जाएगी, मैं यहाँ से नागरिकता से मुक्त हो जाऊँगी। अब आता है अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे ना रहकर मैं किसी दूसरे शहर में जाकर रह रही हूँ, यहाँ पे मेरी उपस्थिति नहीं है। दोहरी नागरिकता, अगर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था दोहरी नागरिकता के एक शहर का और एक गांव का, तो हम ऐसे भी त्याग सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता है, दो देशों से वो, या दो देशों से, एक प्रांत से और एक देश से संबंध रखता है, तो भी उसको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। विदेश में नौकरी, अगर यहाँ से तुम लोग जाते हो नौकरी करने के लिए अब्रॉड, या फिर कहीं दूसरी जगह जो कि दिल्ली में नहीं है या भारत में नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अब आते हैं हम वैश्विक सर्वव्यापी नागरिकता। पूरे विश्व में एक नागरिकता होना, इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के पक्ष में तथा विपक्ष में मत इस प्रकार हैं, जैसे कि वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता नहीं होना। वैश्विक नागरिकता क्या होता है? जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, या फिर अपना हमारी जो जितनी भी हमारी खेती वगैरह है, या जो भी हमारे पास उपलब्धता है, तो उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारी वैश्विक नागरिकता के अंतर्गत आता है, क्योंकि आदान प्रदान से रिश्ते अच्छे होते हैं और वहाँ की कोई ना कोई चीज़ें और संबंध हमारे बीच में अच्छे बनते रहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बहुत ट्राई कर रहे हैं और बहुत देशों में उन्होंने किया भी है कि अपने संबंध अच्छे किए हैं। वैश्विक नागरिकता नहीं, वैश्विक नागरिकता नहीं होने का मतलब ये है कि तुम व्यापार नहीं कर रहे हो, संगठन नहीं बना रहे हो, अपनी शक्ति का दंडात्मक उपयोग कर रहे हो, या फिर वहाँ से तुम संबंध रखना ही नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान और भारत, ठीक है, तो ये संबंध नहीं है, तो ये वैश्विक नागरिकता नहीं कहलाएगी। अब आता है हमारा विश्व नागरिकता। विश्व नागरिकता में आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। संचार के साधन टेलीविज़न या इंटरनेट ने हमारे संचार को समझने का ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया में सुनामी या बड़ी आपदाओं की पीड़ित की सहायता के लिए विश्व में कई भागों का भावोद्गार विश्व समाज के उभार और इशारा करता है। इसी को ही विश्व नागरिकता कहा जाता है। मतलब कि आज जब हमारे देश में कोई भी चीज़ है, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं है, चाहे वो इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो हमें इस चीज़ से पीछे नहीं रख सकती कि हम दूसरे देशों की नागरिकता या विश्व नागरिकता से शामिल नहीं हैं। आजकल हर एक देश, हर एक राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह अमेरिका हो या रूस हो या यूरोप हो। वहाँ की जानकारी हम ले सकते हैं और हमारी यहाँ की जानकारी वह ले सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविज़न के थ्रू। तो ये होती है हमारी विश्व नागरिकता। अब विश्व नागरिकता के लाभ क्या होते हैं कि हमें सरलता से उनकी सरकार के बारे में पता लगता है, वह कैसे काम करते हैं हमें वैसे वो पता लगता है, हमें अपने कार्य करने में आसानी मिलती है। ये है विश्व नागरिकता के लाभ कहलाते हैं। तो बस ये चैप्टर हमारा यहीं तक ख़त्म है। ये सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने नोटबुक में उतार कर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी वजह से यही पॉइंट अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे या फिर अपने से थोड़ा सा बना के लिख कर भी आ जाएंगे, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। सो